अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इट्स मी नसीबुल्लाह खान और आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद नसीब खान चुगसे पर देख रहे हैं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये शुरुआत होगी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है आपके पास, जैसे एमडीकेट के एग्ज़ाम हो गए या आपके पास ई केट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के एग्ज़ाम्स हो गए, या जैसे नेट ये जो आपके पास नस्ट एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स हो गए, और जैसे आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो गए, और बाकी जितने भी इंजीनियरिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट के हवाले से फ़िज़िक्स का पोर्शन काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा नाइटमेयर रहा है। ये काफ़ी डरावना रहा है और इनसे बच्चे डरते रहे। तो उस पोर्शन को कवर करने के लिए मेरा ख़ुसूसी तौर पर फ़ोकस होगा बलूचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स जिनका बेस कमज़ोर रहा है या जिनके पास वो फैसिलिटीज़ कभी अवेलेबल रही नहीं हुई, तो उनको ये इंशाअल्लाह ताला यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। और मेरा पूरी कोशिश मेरी होगी कि मैं हर वीकेंड पर तकरीबन 2 से 3-4 लेक्चर ज़रूर अपलोड किया करूँ, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से लेकर के बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेकर के चलूँ, ताकि आपको कभी एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स के पोर्शन से कभी मसला ना हो। और इंशाल्लाह मुझे खुद पर पूरा एतमाद है कि मैं आपका ये वाला पोर्शन बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्लियर करवा दूँगा, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस कोर्स के ज़रिए से। बस सिर्फ़ से आपसे आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस कोर्स को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मुझे मज़ीद काम करने का हौसला मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे जो एमडीकेट का एग्ज़ाम है। एमडीकेट के एग्ज़ाम में पिछले साल जो हुआ था कि आपके पास ये जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है, फ़िज़िक्स के पोर्शन में 36 एमसीक्यूज़ आते हैं। टोटल 180 है, 180 में कितना बनता है? 36 आपके पास आता है। तो ये मोस्टली आपके पास जो 36 एमसीक्यूज़ है फ़िज़िक्स के 180 में से, ये आपके पास पूरे टेस्ट के 20% बनता है। पिछले साल के निस्बत 200 एमसीक्यूज़ होते थे जिनमें आपके पास आते थे 54, ठीक है। इस बार उसकी मार्जिन कम रखी गई है, लेकिन इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बार कुछ चैप्टर्स पिछले साल भी शामिल किए गए थे। हम उसी चैप्टर से पहले शुरुआत करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वेक्टर्स। तो मैं बगैर आपके टाइम ज़ाया किए कोर्स के शुरुआत की जानिब बढ़ता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप अगर आपको इस कोर्स से फ़ायदा होने लगे, यहाँ पर इंशाल्लाह लेक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों और जो ग्रुप्स हैं, जितने भी एमडीकेट, ईकेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और आपकी ये शेयरिंग मेरे लिए बड़ी मुफीद रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। फ़िज़िक्स विद नसीब खान अचकज़ई, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स वाला ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर आपको सबसे पहले 3 अहम हिस्से कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। मैं उन्हीं से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे वेक्टर्स का एडिशन। ये हिस्सा होगा वेक्टर के एडिशन के ऊपर, प्लस सब्ट्रैक्शन। हम वेक्टर्स का सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, और इसके साथ आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। ये जो आपके पीएमडीसी के कोर्स के मुताबिक जो वेक्टर का हिस्सा है, वो मल्टीप्लिकेशन वाला हिस्सा भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसको आप पढ़ते रहे हो, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को भी इंशाल्लाह इस हिस्से से कवर करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमारे इस पहले लेक्चर का मकसद शुरुआत ही होगी, और शुरुआत में हम यहाँ पर बेस को ही कवर करेंगे। सबसे पहले वेक्टर, स्केलर्स, इनकी थोड़ी बेसिक सी बातें, इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बातें जो हमें बहुत काम आएगी आगे पूरे कोर्स को लेके चलने के ऊपर, जो मोस्टली सेकंड ईयर में भी आपको बहुत काम आएगी। तो उन बेसिक सी बातों को पहले लेके समझेंगे, फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स कवर करा सकूँ, ठीक है। और इसके तमाम फार्मूला, तमाम कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, इंशाल्लाह वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से कवर होने की कोशिश मैं करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं वेक्टर और स्केलर के ऊपर। तो हमारे पास दो चीज़ें, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है
वेक्टर क्वांटिटीज, और एक आपके पास है स्केलर क्वांटिटीज। आइए सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। हम जो बचपन से सुनते रहे हैं या जिन चीज़ों को हम जानते हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे। वेक्टर क्या होती है और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ है जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारी पास दो तरह की है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और एक आपके पास स्केलर होती है। वेक्टर उन तमाम क्वांटिटीज को हम कहेंगे जिनको बयान करने के लिए हमें उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, जिनमें मैग्नीट्यूड यानी मिकदार, साथ में तरफ या सिमत या जानिब, इशारा, रुख, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, इन दोनों की ज़रूरत हो, जिनको बयान करने के लिए उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। और स्केलर हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्केलर हम सिर्फ डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड्स ओनली। स्केलर को बयान करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है। मैग्नीट्यूड के बारे में हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड नंबर विद अ सुटेबल या स्पेसिफिक यूनिट, नंबर के साथ जब आपके पास यूनिट आता है तो उसे मैग्नीट्यूड बनता है, मिकदार बन जाता है। ठीक है, और अगर ऐसी क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो तो फिर इन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। ठीक है, फिर एक और बात हम कहते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स की जानिब जाएंगे। एक और बात हम ये कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ है विच ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये वो तमाम क्वांटिटीज़ जो वेक्टर के कुछ कवानीन है, उन कवानीन को मानता है। वो कवानीन कौन से हैं, वो वेक्टर के लॉज हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास स्केलर है, डू नॉट ओबे वेक्टर लॉज। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती है जो डायरेक्शन तो रखती है, लेकिन डायरेक्शन रखने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं कंसिडर किए जा सकते। उनकी रीज़न ये है कि उनके पास वेक्टर की जो लॉज है वो उन लॉज को ओबे नहीं करता। मैं इन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा ही बेसिक एग्जांपल लूंगा, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी और हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए मेरे पास एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स है, यहाँ पर ये 3 न्यूटन है। ठीक है, और इसका ये जो दूसरा फोर्स का हिस्सा है और ये आपके पास 4 न्यूटन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, जब हम ये सीखेंगे भी, तो ये जो रिजल्टेंट आता है फोर्स का, ठीक है, तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन ये दोनों मिलकर के 7 न्यूटन नहीं बनते। ठीक है, वेक्टर लॉज के मुताबिक पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये हमारे पास कितना आता है, 5 न्यूटन आता है, 7 न्यूटन नहीं आता। बात समझ रहे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन से हमें रिजल्टेंट क्या मिला, 5 न्यूटन मिला। या 3 न्यूटन और 4 न्यूटन से हमें मैक्सिमम जो रिजल्टेंट मिल सकता है वो 7 न्यूटन मिल सकता है। जो मिनिमम रिजल्टेंट मिल सकता है वो 4 - 3 यानी 1 न्यूटन मिल सकता है। बात समझ रहे हैं, यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि ये वेक्टर के लॉज यहाँ अप्लाई होते हैं। और वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है वो हम पढ़ेंगे अभी बड़े तफसील से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट करिए यहाँ करंट की, ये करंट यहाँ पर 2 एम्पियर चल रहा है, यहाँ पर करंट कितना चल रहा है, यहाँ पर करंट मैं उसी एग्जांपल को लूंगा, 3 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 4 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर करंट टोटल ओवरऑल जो नेट करंट आपके पास आएगा, वो नेट करंट कितना होगा, नेट करंट हम क्या कहेंगे, तो वो नेट करंट आपके पास 3 + 4 = 7 एम्पियर आएगा। वो आपके पास इनके ऊपर वेक्टर के लॉज अप्लाई नहीं होते। चाहे आपके पास 3 एम्पियर ऐसे पड़ा हो, 4 एम्पियर ऐसे पड़ा हो, तब भी ये 7 एम्पियर आएगा। या चाहे 3 एम्पियर ऐसे हो, 4 एम्पियर ऐसे हो, तब भी ये 7 एम्पियर आएगा। या चाहे आपके पास 3 एम्पियर ऐसे हो, 4 एम्पियर ऐसे हो, तब भी ये आपके पास क्या आएगा, ओवरऑल जो नेट रिजल्ट है वो 7 एम्पियर ही आएगा। तो ये बेसिक अरिथमेटिक मेथड यानी जो आमतौर पर जमा करने का तरीका है, उसी से हम स्केलर को फाइंड आउट कर लेते हैं। जबकि वेक्टर्स को आम मेथड से जमा करने के तरीके से हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, उनके ऊपर वेक्टर लॉज अप्लाई करते हैं। तो हम ये भी कहेंगे वेक्टर उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे जो वेक्टर लॉज को ओबे करता है, वेक्टर के
जो लॉज है, एडिशन के लॉज है, सब्ट्रैक्शन के लॉज है, मल्टीप्लिकेशन के लिए उन लॉज को मानता है। और स्केलर वो तमाम क्वांटिटी से जो वेक्टर के लॉज को नहीं मानता, वो बेसिक अरिथमेटिक मेथड से सॉल्व आउट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक जुमला लिख देता हूँ ताकि इसके बीच में आपको यही तो सारा हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इस सब को हम अपना लेक्चर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कैन बी एडिड सब्ट्रैक्टेड या मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग वेक्टर लॉज। वेक्टर के लॉज को यूज करके हम इनको ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे ये पूरा लेक्चर है, देखते रहिए। और इनको हम कैसे ऐड करते हैं, कैन बी एडेड बाय बेसिक अरिथमेटिक मेथड्स यानी जैसे आम मेथड से हम ये कहते हैं 3 + 4 = 7, किसी भी तरीके से हो ये 3 + 4 हमेशा 7 ही आएगा। इसको ये डायरेक्शन इसके लिए अहमियत रखता ही नहीं है, तो इसीलिए ये आम अरिथमेटिक मेथड से जमा भी हो सकता है, ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये प्लस माइनस सब कुछ इसका आम तौर पर जो जमा के तरीके हैं अरिथमेटिक मेथड, इनसे ये हो जाता है। लेकिन इनको करने के लिए आपको वेक्टर के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, ये इनके बीच में एक बेसिक सी डिफरेंस आ जाती है। फिर हम यहाँ पर मजीद बात करते हैं कि ये जो हमारे पास वेक्टर हैं, वेक्टर की एग्जांपल्स क्या है। वेक्टर की एग्जांपल आपके पास जैसे कि फोर्स है। अच्छा, पहले इसको ये जाहिर करते हैं कि इसकी रिजेम्बलेंस क्या है, इसको किस चीज से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको किस चीज से हम जाहिर करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ते हैं। आसान सी चीजें हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बाकी चीज़ों की तरफ भी हम चलते बनेंगे। देखो, इसको आमतौर पर हम जाहिर करते हैं बोल्ड फेस लेटर से, सिंबॉलिकली बोल्ड फेस लेटर हम आमतौर पर इसको जाहिर करते हैं किसी भी लेटर को बोल्ड करके या बाई पुटिंग एरो हेड, या उस लेटर के ऊपर एरो हेड, उसके सिंबल के ऊपर एरो हेड लगा करके, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट फेस लेटर। क्या, लाइट फेस लेटर, यानी आपने लेटर को बोल्ड नहीं करना है, बस जैसा है लिखना है उसको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ फोर्स की, तो फोर्स को मैं या तो बोल्ड करता हूँ या फोर्स के ऊपर क्या लगाता हूँ, एरो लगा देता हूँ। मैं एक्सेलरेशन को बोल्ड करता हूँ या एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगा देता हूँ। मैं वेलोसिटी को बोल्ड करता हूँ या वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो है ये लाइट फेस लेटर, जैसे मैं मास एक स्केलर है, तो मास को बस लाइट फेस लेटर से मैं लिख देता हूँ, मास है। इसके अलावा आपके पास डेंसिटी है, इसके अलावा आपके पास पावर है, तो इनको लाइट फेस लेटर से, या कभी कभी हम इनको शो करने के लिए अगर वेक्टर है तो इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर अगर बात करनी है, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, तो उस काम के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फोर्स सिंपल एफ लिखना पड़ेगा, या एफ को मॉडुलस के अंदर, ये जो दो वर्टिकल लाइनें हैं इनको कहते हैं मॉडुलस, इस मॉडुलस के अंदर आपको इसको लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को ए से जाहिर करूंगा या ए को मॉडुलस से लिखूंगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को वी से लिखूंगा या वी को मॉडुलस के अंदर लिखता हूँ। इससे ये बात पता चल रही है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को जाहिर करने का तरीका, जो हमें काफ़ी जगहों पर काम आता है। ये हमारे पास हो गया वेक्टर और स्केलर के कुछ एग्जांपल्स, इनके रिप्रेजेंटेशन वगैरह। फिर होती है हमारे पास वेक्टर पर जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज़ कहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि आप एक एरो लगा देते हैं और उस एरो के ऊपर आप एक लाइन सेगमेंट लगा देते हैं, उसके ऊपर एक एरो हेड दे देते हैं। फिर आप ये बात जानते हो कि ये जो लाइन की लेंथ, ये जो लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ लाइन है, ये आपको क्या बता रहा है? ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर लाइन बड़ी है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड बड़ी है, लाइन छोटी है उसका मतलब है मैग्नीट्यूड छोटी है। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ है, ये एरो हेड क्या बता रहा है? ये जो एरो हेड, एरो हेड आपको क्या दे रहा है? एरो हेड आपको डायरेक्शन का जिक्र कर रहा है। एरो हेड किसके बराबर है? डायरेक्शन के बराबर है। और जो लेंथ ऑफ लाइन है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो जितना लाइन की लेंथ बड़ी होगी, फर्ज कर ले लाइन की लेंथ ये छोटी लाइन है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड छोटा है, ये 5 न्यूटन फोर्स लग रही है फर्ज कर ले। और अगर लाइन की लेंथ मैंने बड़ी रखी, ये देखो लाइन की लेंथ बड़ी रखी, तो लाइन की लेंथ बड़ी रखने पर क्या पता चला कि इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई। फर्ज कर ले अभी मैग्नीट्यूड बढ़ गई तो 20 न्यूटन हो गई फोर्स और इस डायरेक्शन में लग रही। ये हमारे पास वेक्टर स्केलर की रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफिकली और सिंबॉलिकली। ये बात हमने यहाँ पर समझ ली। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक जो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर है, एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ वेक्टर के टाइप्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। ठीक है, तो हम कुछ वेक्टर के टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जाने भी चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखने लगा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ वेक्टर से आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो आपको आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में और काफ़ी सारी जगहों पर ये अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ पर काम आएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं किसके बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर की टाइप्स में जो सबसे पहली टाइप में लिखने लगा हूँ वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाऊँगा नहीं क्योंकि इनकी इतनी डिटेल है नहीं, ये सिर्फ डिफिनेशन की हद तक ही हम याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है इम्पॉर्टेंट। ठीक, हम कहें इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन सी वेक्टर्स? दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपके पास ये कौन सा है? वेक्टर बी है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो इन ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो उनको क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, दूसरी जो वेक्टर आपके पास है, दूसरी वेक्टर को हम नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर। कौन से वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर का नाम है। नेगेटिव वेक्टर आपके पास कौन सा वेक्टर होगा? नेगेटिव वेक्टर के बारे में हम कहेंगे कि टू वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड रिवर्स डायरेक्शन। वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड रिवर्स डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो। ये देखें, जैसे वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, और इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसका नेगेटिव वेक्टर, इसका ये नेगेटिव वेक्टर हुआ। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इस तरफ है तो ये उस तरफ से क्या होगा? नेगेटिव ए होगा। बात समझ रहे? तो ये दोनों प्लस ए माइनस ए ये दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। और नेगेटिव वेक्टर होने का मतलब क्या है? नेगेटिव वेक्टर होने का मतलब ये कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन उनका डायरेक्शन आपस में रिवर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं। ऐसे वेक्टर को हम फिर क्या नाम देते हैं? ऐसे वेक्टर को फिर हम नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या नाम देते हैं? नेगेटिव वेक्टर का नाम देंगे। बात समझ रहे हैं? और नेगेटिव वेक्टर के नतीजे में हमें एक वेक्टर मिलता है, उसको हम कहते हैं नल या जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल या जीरो वेक्टर। नल या जीरो वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, लापता, कोई डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, लापता डायरेक्शन में उनको हम कंसिडर करते हैं। क्योंकि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं फिर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और यहाँ से भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। ये जो फोर्स है ये प्लस 10 न्यूटन है, ये माइनस, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट। बात समझ रहे? ठीक है, तो हम कहेंगे ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को
कैंसिल करके जो इसका नेट रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आता है, वो 0 के इक्वल आता है, और हम उस 0 को क्या कहेंगे, 0 वेक्टर। तो नल या 0 वेक्टर कोई बेसिक वेक्टर नहीं है, ये नेगेटिव वेक्टर का रिजल्ट है। क्या कहा मैंने, रिजल्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का रिजल्ट है ये। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 0 के ऊपर, 0 के ऊपर एरो लगाने से, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ 0 लिखते हैं तो 0 का मतलब ये है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है जो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम 0 के ऊपर एरो ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ओ, आमतौर पर इसको ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो ये शो हो सके कि ये एक नल वेक्टर है। बात समझ रहे हैं। ये जो दूसरा हमारे पास वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या हुआ, तीसरा वेक्टर, ये वेक्टर हुआ हमारे पास नल या 0 वेक्टर। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक जुमला लिख देता हूँ, वेक्टर, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से मुझे आप वो खाली जगह बताएं जिसके लिए मैं ये सेंटेंस लिखने लगा हूँ, ठीक। वेक्टर एडिट टू इट्स नेगेटिव वेक्टर इज क्या, जुमले का मतलब क्या है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, मैंने उसको एडिड प्लस किया किसके साथ, टू इट्स नेगेटिव वेक्टर, उसके ए का नेगेटिव वेक्टर क्या है, माइनस ए है ना। तो जब मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया तो ये प्लस ए, ये प्लस माइनस माइनस ए आएगा, तो ये कैंसिल हो करके इसका रिजल्टेंट क्या आया, इसका रिजल्टेंट नल या 0 वेक्टर आया। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे, नल या 0 वेक्टर आएगा। तो अगर आप किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड कर देते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो उसी को हम नल या 0 वेक्टर कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चौथा जो वेक्टर है उसको हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाए कि ये हमारे चैप्टर नंबर 3 में भी हम इसको टच कर देंगे, बल्कि चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है उस चैप्टर में, जो हमारे कोर्स के हिसाब से 4th चैप्टर बनता है, हम उसको वहाँ भी टच कर देंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इसको हम टच करेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, काफ़ी कूलम्ब्स लॉ के फार्मूला वगैरह में भी वहाँ टच किया जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के मुतालिक हम कुछ बातें समझते हैं कि यूनिट वेक्टर है क्या। वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर with its magnitude 1 या यूनिटी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूज्ड फॉर डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओनली। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हम 1 कंसिडर करते हैं और उसको किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। और तीसरी बात हम क्या लिखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। ये डिफिनेशन कहाँ से आया, इसको आप यहाँ से देखिए। फर्ज करें मैं सबसे पहले यहाँ पर बात लिखने लगा, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जो आमतौर पर वेक्टर है, वेक्टर किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, ठीक है। मैं किसी वेक्टर को कंसीडर करता हूँ, वो वेक्टर आपके पास ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर का ए को हम मॉडुलस के अंदर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को जाहिर करने के लिए आप लोग जानते हो हम ए के ऊपर कैप लगाएंगे, क्या, ए हेट या ए कैप, हमने ये लगाया। अब ये देखो ये क्या हुआ, ये आपके पास वेक्टर हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये डायरेक्शन हुआ। अब अगर मैं यहाँ से यूनिट वेक्टर का फार्मूला निकालना चाहूँ तो मेरे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या आएगा, आपके पास मेरे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ऊपर क्या नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, और नीचे नजर आ रहा है आपके पास क्या,
आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड विल बी यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर के ऊपर बात होगी, ठीक है। अब हम यूनिट वेक्टर की मजीद कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि फर्ज करें अगर मेरे पास एक वेक्टर ए हो, एक वेक्टर बी हो और एक वेक्टर सी हो, तो ये तो मुकम्मल वेक्टर्स हैं और इन मुकम्मल वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी शामिल होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनके यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो ए का जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है, बी का यूनिट वेक्टर बी कैप है, सी का यूनिट वेक्टर सी कैप। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेरे पास ये फर्ज कर लिए कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सही। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर देखो, ये एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ वेक्टर है कि नहीं? तो एक्स एक्सिस पर भी एक वेक्टर आपके पास पड़ा हुआ है, वाई एक्सिस पर भी वेक्टर पड़ा हुआ है, जेड एक्सिस पर भी वेक्टर पड़ा हुआ है। हम जो एक मखसूस यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के वेक्टर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वेक्टर का नाम आई यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर पड़ा हुआ है उसके डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं हम उसे कहते हैं जे यूनिट वेक्टर। जेड एक्सिस के ऊपर हम उसको कहते हैं के यूनिट वेक्टर। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास भी आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं 3D प्लेन में बात करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं ये बात करूं, आई यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जे यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और के यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, वो किसके इक्वल है? वो आपके पास 1 के इक्वल, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स। तो जब भी आप यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वो हमेशा आपके पास 1 ही आएगा, और हम इनको डायरेक्शन को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं और इनको फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप मोस्टली क्या याद रखेंगे यूनिट वेक्टर के मुतालिक? आपको याद रखने के लिए कहेंगे कि मैग्नीट्यूड जिसका 1 होगा डायरेक्शन के लिए जो यूज़ होगा, और अगर आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर यू डिवाइड कर देंगे तो उससे आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसका नाम होगा यूनिट वेक्टर। और हमने फिर बात की एक्स वाई जी यूनिट वेक्टर, आई भी यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। इसी तरह जो पोजीशन वेक्टर होता है, फर्ज करें मैं आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर बना दूं, फर्ज करें ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर अभी हम पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर को आर से जाहिर करता हूँ ना, आर के ऊपर एरो लगाने से। तो पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम जाहिर करेंगे पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जाहिर करेंगे आर के ऊपर कैप से। बात समझ रहे? इसी तरह जो आपके पास एक सरफेस, फर्ज करिए आपके पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, तो उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाहिर करने के लिए जो हम एक वेक्टर बनाते हैं उसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या? नॉर्मल नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर को हम जाहिर करेंगे एन के ऊपर कैप्स। तो इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि किसी भी सरफेस के ऊपर एक ऐसा वेक्टर जो उस सरफेस के बिल्कुल नॉर्मली बनाया गया हो तो उसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर नाम देंगे। बात समझ रहे हैं? और ये चीज़ हमें स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट में भी काम आएगी जब हम ये कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर। बात समझ रहे हैं? ये हम वहाँ पर इसका डायरेक्शन वगैरह सब कुछ समझ लेंगे। जैसे आमतौर पर आपके पास एरिया होता है, और अगर आप एरिया वेक्टर की बात करते हो तो ये एरिया है, इसके साथ एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रा कर दें तो वो फिर आपके पास एरिया वेक्टर कहलाता है। समझ रहे हैं? ये हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर हुआ, ये पोजीशन यूनिट वेक्टर हुआ, ठीक है। पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन जाहिर करने के लिए यूनिट वेक्टर है वो ये हुआ। मुझे उम्मीद है ये बात आपको सारी यहाँ से समझ में आती है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से चलते हैं, तो पोजीशन वेक्टर से ये हमारे पास अभी तक कौन सा वेक्टर हुआ? चौथा वेक्टर हुआ जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। और अब हम आते हैं पांचवें वेक्टर की तरफ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पास कहलाता है पोजीशन वेक्टर,
क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपके पास कौन से वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर आप ये कहेंगे किसी भी 3D प्लेन के अंदर या 2D प्लेन के अंदर, सही है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को ओरिजिन से जाहिर करने के लिए जो वेक्टर हम ड्रा करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? पोजीशन वेक्टर। मेरी इन बातों का मतलब क्या हुआ? मेरी बातों का मतलब ये है, फर्ज कर लें मेरे पास ये एक प्लेन वेक्टर, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, बात समझ रहे हैं, और मैं इस पॉइंट पर हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से ये ओरिजिन, ये क्या है? ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर है, इसकी लोकेशन को जाहिर करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं और उस वेक्टर का नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, समझ रहे हैं? तो किसी भी प्लेन के अंदर या स्पेस के अंदर, स्पेस में तो फिर आपके पास एक्स वाई जी भी आ जाता है ना, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर ओरिजिन से किसी भी वेक्टर को ड्रा करने की, उसके लोकेशन को लोकेट करने के लिए हम जो वेक्टर ड्रा करते हैं उस वेक्टर का नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो मैं इसकी डेफिनेशन के मतलब क्या लिखूंगा? यूनिट पोजीशन वेक्टर describes the location of an object with respect to origin। origin के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जाहिर करने के लिए जो वेक्टर हम ड्रा करते हैं उस वेक्टर का नाम पोजीशन वेक्टर रखा है। पोजीशन वेक्टर को जाहिर करेंगे आर से, और पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो आर केप होगा, जिसके ऊपर हमने बात की। अगर ये वेक्टर है तो फिर इसके दो कंपोनेंट्स आपके पास बनते हैं। एक इसका कंपोनेंट ये होगा और एक इसका कंपोनेंट ये होगा, जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर की जो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इस कंपोनेंट को मैं आर एक्स का नाम दूंगा, इस कंपोनेंट को आर वाई का नाम दूंगा, ठीक है। तो हम कहेंगे आर जो पोजीशन वेक्टर है वो बना हुआ है किससे? आर एक्स प्लस आर वाई से, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर 3D स्पेस, ठीक है, फिलहाल इस पर बात करते हैं, फिर 3D के ऊपर भी बात कर लेंगे। इसको हम मजीद कहेंगे कि जो पोजीशन वेक्टर है, आपके पास आर के साथ तो मैं आर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन जाहिर करने के लिए यूनिट वेक्टर था उसका नाम आई यूनिट वेक्टर है, प्लस आर वाई वेक्टर है ना, तो इसको मैं जाहिर करने के लिए आर वाई ये मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन जाहिर करने के लिए जे कैप लगा देता हूँ, बात समझ रहे हैं। आमतौर पर इसको यू भी जाहिर करते हैं, इसको हम इस कंपोनेंट को हम ए कहते हैं और इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो मैं इसको आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, इसको यू भी जाहिर करता हूँ, और ये 2D प्लेन के लिए, ये 2D प्लेन के लिए मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बता दी, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं ये कहूँ 3D स्पेस, क्या कहूँगा? फॉर 3D स्पेस में फिर आपके पास तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। मैं पोजीशन वेक्टर कहूँगा आर एक्स वेक्टर, आर वाई पोजीशन वेक्टर प्लस आर जी पोजीशन वेक्टर। इसको फिर मैं मजीद किस तरीके से जाहिर करूँगा? आर एक्स वेक्टर की जगह आर एक्स मैग्नीट्यूड हुआ आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस आर जी के यूनिट वेक्टर, बात समझ रहे हैं। या आमतौर पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ? आमतौर पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर, बात समझ रहे हैं। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर को जाहिर करने का तरीका हुआ। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर 2D प्लेन में बात कर रहे हो, अगर उनके बीच में जो बनने वाले कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो फिर हम इनके मैग्नीट्यूड को जाहिर करने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम
पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम उसको क्या कहेंगे, हम उन कंपोनेंट्स को आपस में स्क्वायर लेकर के उसका सम लेकर स्क्वायर रूट लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या अब ये भी कह सकते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के आपस में प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो आपको उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बात समझ रहे? अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक और वेक्टर है, दो और वेक्टर्स को कवर करते हैं। एक 6 नंबर पर जो वेक्टर है उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्या नाम देंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर जैसे लफ्ज से ही जाहिर है, को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स जो सेम लाइन पर पड़े हुए वेक्टर्स है, उन वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, कोलिनियर वेक्टर। बस सिर्फ उनको सेम लाइन पर पड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर वो regardless of their magnitude and direction, two vectors are said to be collinear vectors if they are lying on the same line. Vectors are collinear if they lie on the same line regardless of their magnitude and direction। जैसे आपके पास एक लाइन हो, ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपके पास एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है, एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है, एक वेक्टर ये पड़ा हुआ है। ये जो आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, ये तीनों की तीनों कोलिनियर है। ये वेक्टर नंबर ए, वेक्टर नंबर बी, वेक्टर नंबर सी। हालांकि इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड के साथ सेम नहीं, डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों का न मैग्नीट्यूड सेम है न डायरेक्शन सेम है। तो हम ऐसे वेक्टर्स को क्या नाम देते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स का नाम देते हैं। आप समझ रहे हैं? हम इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस सिर्फ ये डिफिनेशन क्या तक याद रखें। और क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स सेम प्लेन पर जो पड़े हुए, को मीन्स फिर से सेम प्लेन पर, सेम प्लेन पर जो पड़े हुए वेक्टर्स हो, उन वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स that are on the same 2D plane, 2D plane। फिर से वही बात, regardless of their magnitude, regardless of their magnitude and direction। उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हट करके जो अगर उस सेम प्लेन पर पड़े हुए हो, ठीक है, उन वेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? उन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर। मैं इनकी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी ये बात। जैसे कि आपके पास ये एक आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर ये वेक्टर पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। ये वेक्टर ए है अगर, और अगर ये वेक्टर बी है, तो ये कोलिनियर वेक्टर तो नहीं है, लेकिन को प्लेनर जरूर है, क्योंकि ये एक ही प्लेन पर पड़े हुए हैं। एक्स वाई प्लेन जो बन रहा है, ये जो आपके पास प्लेन नजर आ रहा है, इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन, 2D प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहेंगे, ठीक है। ये सेम प्लेन पर पड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास को प्लेनर तो है, लेकिन कोलिनियर वेक्टर आपके पास नहीं है, ठीक। ये हमारे पास कुछ को प्लेनर कोलिनियर वेक्टर, ये सारी बातें हो गई इसके ऊपर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास ओवरऑल वेक्टर की टाइप्स के ऊपर हमने बात कर दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, समझते हैं हमारे पास और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्या है, हम यहाँ पर बात करेंगे किसके ऊपर? वेक्टर अलजेब्रा। क्या? वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर बात करते हैं।
जिसको हमने बात कही थी ना, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास 3 चीज़ों को हम कवर करेंगे, पहली चीज़ और दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। 3 चीज़ों को यहाँ से हम कवर करते हैं। पहली चीज़ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशन। दूसरी चीज़ हम यहाँ से कवर करते हैं वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन, और तीसरी चीज़ हम यहाँ से कवर करते हैं वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। हम सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, वेक्टर्स के एडिशन से, कि वेक्टर्स एडिशन लॉज क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, सबसे पहले हम ये यहाँ से शुरुआत करूँगा किसके ऊपर, वेक्टर्स एडिशन के ऊपर। आसान सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल सी बातें हैं ये, इनको समझ लें। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं, जब आपके पास वेक्टर एक वेक्टर ये हो, जब आपके पास एक वेक्टर ये हो, इसको मैं नाम देता हूँ वेक्टर ए, और ये जो दूसरा वेक्टर हो, इस वेक्टर का नाम होगा वेक्टर बी। ठीक है, अगर हमें कहा गया वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड कर दे, जिसके नतीजे में फिर अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड कर देते हैं, तो इसके नतीजे में जो वेक्टर हमें मिलता है, उस वेक्टर का नाम है रिजल्टेंट वेक्टर, जो इन दोनों का रिजल्ट होगा। और वो रिजल्टेंट आपके पास किसके इक्वल होगा, उसकी पूरी तफसील के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो हमें सबसे बेसिक रूल सिखाया समझाया गया है, वो हमारे पास हेड टू टेल रूल। क्या क्या जानते हैं आप, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक दूसरे के साथ मिला है। क्या कहेंगे आप, वेक्टर फर्स्ट वेक्टर हेड ज्वाइन विथ सेकेंड वेक्टर टेल। ये मैंने किया, देखो ये पहला वेक्टर, इसके हेड के साथ दूसरे का टेल मिलाया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में है उसी तरीके से मिलाएंगे। ये ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट के तौर पर आप क्या कहेंगे, पहले का टेल आखिरी के हेड से मिलाएं। पहले का टेल, आप क्या कहते थे, पहले का टेल फर्स्ट टेल ज्वाइन विद लास्ट वेक्टर्स हेड। और ये जो आपके पास आया, ये रिजल्टेंट। बात समझ रहे, ये रिजल्टेंट है। ये हमारे पास हुआ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, अब ये जो वेक्टर एडिशन है, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। कब ये एडिशन बढ़ जाता है, कब कम हो सकता है, यानी एडिशन निकालने का क्या फार्मूला है, उनके बीच में क्या एंगल है, क्या फ़र्क पड़ जाता है, इन तमाम चीज़ों को अभी हम एक बहुत समरी के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि हमारे पास ये जो दो वेक्टर, सबसे पहले आप केस को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहाँ पर दो वेक्टर्स को फोकस करने वाला हूँ, जिसको हम पैरेललोग्राम मेथड से भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड। हम यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, ये कौन से लॉ को मानता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को मानता है। क्या, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है, फर्ज कर ले मेरे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने ये क्या जोड़ा, वेक्टर बी जोड़ा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी जोड़ा, इसका क्या मिला, ये रिजल्टेंट, मुझे इसका रिजल्टेंट आर मिला। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेक्टर बी के साथ, किसके साथ, वेक्टर बी के साथ ए जोड़, वेक्टर बी के साथ ए जोड़, पहले मैं इसको क्या नाम देता हूँ, ये हमारे पास फर्ज कर लिए वेक्टर बी है, ये आपके पास वेक्टर ए है। तो ये जो रिजल्ट मिला, ये किसका मिला है, बी प्लस ए का मिला। अगर आप ए प्लस बी का रिजल्ट निकालना चाहें तो आप कैसे निकालें, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए जैसे पढ़ा हुआ वैसे लिखेंगे ना। ये पहले आपने ए लिख दिया, और यहाँ पर जो आपके पास बी है, बी आपके पास जैसे पढ़ा हुआ है उस बी को रखेंगे फिर आप, और सबसे पहले ये आपके पास ए हुआ, ए जैसे पढ़ा हुआ है हमने वहाँ पर, ये ए आपके पास जिस तरह ए इधर है, वहाँ पर ए को इधर भी वैसे ही रखना है। इधर ये ए हमने रख दिया इधर। ठीक है, और इसके साथ अभी बी है ये, तो ये भी हमने इधर जोड़ दिया। इसको अभी क्या कहें, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से भी वही रिजल्ट मिला,
और b प्लस ए से भी वही रिजल्ट मिला, सेम रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। हम इसको कहते हैं कि ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसी मेथड को हम पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। ये देखो ये आपके पास क्या क्या शक्ल आ गई, पैरेललोग्राम का शक्ल आ गया। और ये पैरेललोग्राम मेथड सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए आपके पास अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और जो आपके पास हेड टू टेल रूल है, ठीक है, हेड टू टेल को हम n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसी बात को याद रखते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके लाने लगा हूँ कि हमारे पास जब 2 वेक्टर्स को हमने ऐड कर दिया, जब 2 वेक्टर्स आपके पास ऐड हो गए, तो उन 2 वेक्टर्स को ऐड कर देने के बाद उनका मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बात समझ रहे हैं। यानी ये जो वेक्टर ए को वेक्टर बी को हमने ए के साथ जोड़ा या ए को हमने बी के साथ जोड़ा, जो हमारे पास ये जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट, इसके रिजल्टेंट के निकालने का एक फार्मूला है, उसके मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के निकालने का फार्मूला क्या है। ये जनरल फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। ये जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ए का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab साथ में क्या cos ऑफ थीटा, और cos ऑफ थीटा के साथ आप उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल की जाए फिलहाल नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इस फार्मूले की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग भी दे दूंगा, ठीक है। अगर हमें ये कहा जाए कि उन 2 वेक्टर्स के बीच में, वो जो वेक्टर ए और बी है उनके बीच में जो एंगल दिया गया हो, अगर वो एंगल थीटा हो, तो हम यहाँ पर उसका एंगल दिया गया हो तो वे एंगल देने के साथ ही हम उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम कर सकते हैं। इसी फार्मूले को यूज करके आप उन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर देते हैं कि फर्स्ट के लिए मेरे पास ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल है, और एंगल हम कहाँ से लेंगे वो भी बता देता हूँ। तो इस एंगल को मालूम करने के लिए भी सेम यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एंगल का फार्मूला बता देता हूँ। एंगल का फार्मूला क्या होगा, एंगल का फार्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, ये कॉस इनवर्स क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये आपके पास इसी फार्मूले से ये हमारे पास क्या आ गया, उन 2 वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट के आने की वजह से जो उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। और ये उन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर बन रहा है, उन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल जो बन रहा है, तो उस एंगल को मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास एंगल है ये किसके बीच में है, बिटवीन, ये जो थीटा है इज बिटवीन द, किसके बीच में, बिटवीन, ये जो एंगल है किसके बीच में होगा, बिटवीन द टेल्स ऑफ 2 वेक्टर्स। जो 2 वेक्टर हैं ए और बी, उनके टेल्स के बीच में एंगल आपने रखना है। फर्स्ट कर मेरे पास अगर एक वेक्टर ए, ये ए वेक्टर हो, तो ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो आपने यहाँ से हेड टू टेल से ये एंगल नहीं कंसिडर करना है। आपने कंसिडर ऐसे करना है कि आपने यहाँ पर ए रखना है, ठीक है, ये ए आपके पास हुआ, और आपने इसके साथ इसका टेल रखना है, ये देखो ये आपने टेल रख दिया, ठीक है। और ये एंगल आप ये देखो ये एंगल आ गया, टेल का टेल के साथ, ए के टेल और बी के टेल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपने कंसिडर करना है, ठीक है। ये एंगल है जो ए और बी के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो एंगल कंसिडर करने के लिए आपने उन 2 वेक्टर्स जिनको आप प्लस करने जा रहे हैं उनके टेल को आप कंपेयर करें कि उसके टेल के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, मतलब टेल से ही कंसिडर करेंगे, कभी भी हम हेड और टेल से कंसिडर नहीं करेंगे, फिर हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के तौर पर आप क्या कहेंगे, जो एंगल है, एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ 2 वेक्टर्स, और वो जो एंगल आएगा वो एंगल हमेशा आपके पास कहाँ से कहाँ तक होगा, वो एंगल आपके पास 0 से बड़ा होगा और 360 0 से 360 के बीच में होगा। ये एंगल आपके पास 0 और 360 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो 2 वेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, 2 वेक्टर, एक मैं इन केसेस को अभी आपको समझाने लगा हूँ।
आप यहाँ पर केसेस को देखते हुए चले। यहाँ पर एक केस, यहाँ पर दूसरा केस और इधर तीसरा केस, पहला केस, दूसरा केस और इधर तीसरा केस। सबसे पहले मैं कहूँगा कि फर्ज कर ले अगर एक वेक्टर ए हो, अगर एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, बात समझ रहे, और एक वेक्टर आपके पास ए हो, यहाँ पर कहूँगा एक वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो और ये दोनों आपके पास एंटी पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी पैरेलल, और एक वेक्टर ए हो, ठीक है, और एक वेक्टर बी हो और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है, तब इनका मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले हम ये अगर एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये यहाँ से देखते जाइए ताकि इसको यहाँ से डिफाइन कर सके। ये वेक्टर ए है और ये साथ में वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी है, और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैं कहूँगा एक वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर ए है और ये फर्ज कर, ये दूसरा आपके पास वेक्टर बी है, मैं इससे मैग्नीट्यूड का नहीं लूँगा, बस सिर्फ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये दोनों आपस में 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तब इनके रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आएगा, इनके रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आएगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला आएगा और इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला आएगा। तो मुझे एक बात पता है, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है 0 डिग्री, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो मेरा जनरल फार्मूला क्या था, ये देखो मैग्नीट्यूड का जनरल फार्मूला तो ये था, क्या था, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के निकालने का जो जनरल फार्मूला तो आपके पास है a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, क्या फार्मूला था, a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, और फार्मूला क्या था a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। और यहाँ पर मैं इसके, अब मुझे आप बताएं यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट करता हूँ 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट करता हूँ, थीटा की जगह 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट करता हूँ 180 डिग्री, सही है। अब आपके पास रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया जा रहा है, ये देखो आप क्या कहेंगे a² प्लस b² प्लस cos 0 किसके इक्वल है, cos 0 आपके पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या बचा 2ab, सही है। क्या बचता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आ रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या बनता है a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला बना, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या a प्लस b। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बस आप उन दोनों वेक्टर, अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो बस आप उनको प्लस करो, और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, क्या होता है मैक्सिमम, यानी 0 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। बस आप इन दोनों को सिंपली क्या कर दें, प्लस कर दें, अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, अगर अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a² प्लस b², और आपको पता है cos 90 0 के इक्वल है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2ab, 0 मल्टीप्लाई बाई 2ab इज वापस 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास आएगा a² प्लस b², और आपको पता है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड a² प्लस b², और ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब उन दोनों के बीच में एंगल कौन सा हो, उन दोनों के बीच ये रिजल्टेंट हो और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा हो 90 डिग्री हो, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकला, सही है। लेकिन जब आपके पास दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे की बिल्कुल मुखालिफ, ठीक है, 180 डिग्री बना रहे हैं, तब आप, मैं चाहूंगा आप यहाँ से वीडियो स्टॉप करके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करें कि इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला इज इक्वल टू, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे a² प्लस b², मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, cos 180 माइनस 1 के इक्वल है, माइनस 1 किसके, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस 2ab आया, बात समझ रहे। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या बना, a² प्लस b² माइनस 2ab क्या बनता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ,
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया, a माइनस बी। उन दोनों को आपस में एक दूसरे से, यानी इसीलिए तो हम जब दो मुखालिफ वेक्टर्स होते हैं उसी को हमेशा हम एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मूले से पता चल गया। और अगर दो सेम वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो हम उन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ प्लस कर देते हैं, और ये फार्मूले से ये बात पता चली। और हम कहेंगे ये जो रिजल्ट आया ये मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट, ये मिनिमम रिजल्टेंट। तो रिजल्ट जो आता है, रिजल्टेंट जो आता है, रिजल्टेंट जो आता है वो हमेशा वो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, याद रखिएगा, वो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। रिजल्टेंट जो भी आएगा वो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में होगा। क्या मतलब इस बात, फर्ज करिए मेरे पास जो एक वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन और एक वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना रिजल्टेंट मुझे मिल सकता है, 3 प्लस 4 इज 7 न्यूटन। मिनिमम कितना मिल सकता है, 3 प्लस 4 प्लस 3 7 न्यूटन। मिनिमम कितना मिल सकता है, 4 माइनस 3 न्यूटन इज 1 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा एंगल पर डिपेंड करता हुआ, वो रिजल्टेंट हमेशा 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के बीच में होगा। न 7 से ज़्यादा हो सकता है, न 1 से कम हो सकता है। ये स्टेटमेंट का मकसद है कि उन दोनों का जो रिजल्टेंट मिल जाता है वो रिजल्टेंट या उन दोनों के प्लस से बड़ा नहीं होगा या उन दोनों के माइनस से छोटा नहीं होगा। ये आपके पास ओवरऑल वेक्टर्स को ऐड करने के तमाम उसूलों के ऊपर आपने, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये a माइनस बी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, a प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास हो गई ओवरऑल आपको वेक्टर्स को ऐड करने के उसूलों के ऊपर बातें मैंने बता दी। अब हम कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह ये लेक्चर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। देखें, ये जो रिजल्टेंट मिलता है, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये फर्ज कर लिए वेक्टर a है, ये आपके पास वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। इसका जो रिजल्टेंट मिलता है, क्या वो रिजल्टेंट हमेशा इन दो वेक्टर्स के, वो रिजल्टेंट हमेशा, एक से दोबारा से कहने लगा, जो वेक्टर a और b का जो रिजल्टेंट आपको मिलता है, क्या वो रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से, यानी इंडिविजुअली अलग अलग, यानी ये जो वेक्टर का रिजल्टेंट r है, क्या ये रिजल्टेंट r a से बड़ा होगा हमेशा, b से भी बड़ा होगा हमेशा, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है? हम कहेंगे ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर a के मैग्नीट्यूड से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मेरे जुमले पर गौर करें, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन बी ईदर ग्रेटर, ये बड़ा भी हो सकता है, लेसर और इवन इक्वल टू ए और बी के मैग्नीट्यूड की। इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का जवाब आपको इस स्टेटमेंट से नजर आ रहा है। जब आपने 4 और 3 को प्लस किया तो 7 आया, समझ रहे हैं, और 7 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, बात समझ रहे हैं। और जब आप 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 जो है वो 4 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। इसका मतलब है रिजल्टेंट बड़ा भी हो सकता है, हर एक अलग अलग वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, छोटा भी हो सकता है, इवन इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो जाता है। इक्वल कब होगा? फॉर द इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी वेक्टर। अगर ए और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, देन एंगल 120 डिग्री पर, किस एंगल पर? 120 डिग्री पर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा? मैंने आसान अंदाज में ये कहा कि मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, फर्ज करें ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, 120 डिग्री है। तो ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट भी दोनों वेक्टर्स के, यानी अगर ए वेक्टर आपके पास 3 न्यूटन है और ये आपके पास भी 3 न्यूटन है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, अगर इन दोनों के बीच में एंगल आपके पास 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 3 न्यूटन होगा। और आप इस बात को फार्मूले से ही साबित कर सकते हो। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या था, 3a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको अगर आप फर्ज करें, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है, तो आप इन वैल्यूज को पुट कर दो। आर यूनिट आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आता है, बोलो। ए की जगह फर्ज कर ले, मैं ए स्केयर लिखता हूँ, बी की जगह मैं वापस ए स्केयर लिख देता हूँ, प्लस 2a और a cos, एंगल कौन सा होना चाहिए था, 120 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बनेगा, बोलो। a स्केयर और a स्केयर 2a स्केयर प्लस 2a स्केयर cos 120 किसके इक्वल है, -0.5 के इक्वल है। टेबल से आपने क्या याद रखना है, cos 120 -0.5 के इक्वल। तो अब ये देखो, ये 2a स्केयर है, ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस a स्केयर आएगा। क्या आएगा आपके पास, 2a स्केयर है माइनस 0.5 का, तो मतलब 1/2 है। ठीक, सॉल्व कर देता हूँ। 2a स्केयर प्लस माइनस माइनस आया, 2a स्केयर डिवाइडेड बाय 1/2, यानी 0.5 का मतलब है 1/2, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आया, 2 के साथ कैंसिल हुआ, क्या बनता है, 2a स्केयर माइनस a स्केयर आया। ठीक है, तो 2a स्केयर माइनस a स्केयर क्या बनता है आपके पास, 2a स्केयर माइनस a स्केयर आपके पास है a स्केयर का स्केयर रूट के साथ कैंसिल हुआ। ये देखो, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आया, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर था। ये कब होगा, जब उन दोनों के बीच में, उन तीनों के बीच में एंगल कौन सा हो, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, और ऑटोमेटिकली तीनों के बीच में भी एंगल कौन सा बनेगा, 120। अगर इधर 120 डिग्री तो इधर भी 120 डिग्री बनेगा, इधर भी 120 डिग्री बनेगा। इस दौरान तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और तीनों के बीच में एंगल आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सारी कहानी आपको यहाँ से क्लियर आउट हो गई। एक आखिरी पॉइंट के साथ फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। कम से कम इक्वल मैग्नीट्यूड के कितने वेक्टर्स चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। मैंने क्या सवाल किया, सवाल पर गौर करें, कम से कम मिनिमम इक्वल मैग्नीट्यूड के कितने वेक्टर्स चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। बहुत ईजी है, 2 वेक्टर्स चाहिए। फर्स्ट करें, आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, फॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आर 2 वेक्टर्स। कम से कम 2 वेक्टर्स, यानी 2 से कम नहीं हो सकते जिनका रिजल्टेंट 0 हो सके। 1 से तो रिजल्टेंट 0 आ ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो कम से कम इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर 2 वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है। और अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, फॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स इज 3 वेक्टर्स। फिर क्या होंगे, बोलो, 3 वेक्टर। यानी अगर आप ये चाहते हो कि मुझे रिजल्टेंट क्या मिले, 0 मिले, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो जो वेक्टर्स हैं उनका आपस में जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल हो, सेम ना हो। तो फिर उस दौरान आपको 3 वेक्टर्स चाहिए, कम से कम 3। 2 वेक्टर से नहीं मिलता। अगर 2 वेक्टर्स मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखो, ये आपके पास ए है, ए वेक्टर, और ये आपके पास बी वेक्टर है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका रिजल्टेंट भी कुछ तो आ रहा है, ये तो आ रहा है ना, और रिजल्टेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर आपको रिजल्टेंट 0 चाहिए, तो इस दौरान फिर आपको अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के लिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, कम से कम 3 वेक्टर्स चाहिए। फॉर अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, जब आपके पास एक क्लोज शेप बन जाता है, फॉर अ क्लोज्ड
पॉलीगॉन एक क्लोज शेप के लिए द रिजल्टेंट इज ऑलवेज, रिजल्टेंट हमेशा किसकी इक्वल होता है? रिजल्टेंट हमेशा 0 की इक्वल होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया, आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ हम क्वेश्चंस करने वाले थे, लेकिन हमारे लिए ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल बेसिक्स के ऊपर था। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स और भी सारे इसी तरह इंटरेस्टिंग रहेंगे। आप सबका लेक्चर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ एक नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।